मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम पिछली कक्षाओं में आप लोगों को कुछ बातें बताई और हिंदी विषय के संदर्भ में बातें हुई, जिसमें हमने कुछ टॉपिक पर चर्चा किया। आज उसी टॉपिक को हम बढ़ाते हुए, यानी जो हमारा टॉपिक वर्णमाला का है, वर्णमाला को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम व्यंजन पर चर्चा करते हैं। तो पहली चीज़ हमको ये जानना है कि व्यंजन किसे कहते हैं, यानी हमको आना चाहिए, और व्यंजन के कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कुछ हम शब्दावलियों पर बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं इस पर देखा जाता है। तो पहली चीज़ अगर हम ये देखते हैं, व्यंजन के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पर परिभाषित किया जाए तो व्यंजन की सत्ता स्वतंत्र नहीं होती है, यानी ये जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं, ऐसा होता है। अब स्वतंत्र नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। तो किसके अधीन होते हैं? स्वरों के अधीन होते हैं। किसके? स्वरों के अधीन होते हैं, यानी प्रत्येक व्यंजन स्वर के अधीन होता है। प्रत्येक व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता है। तो जिस किसी भी व्यंजन में से स्वर को निकाल दिया जाए तो वह व्यंजन अपना पूर्ण अर्थ न देकर अपना आधा अर्थ ही देता है। जैसे अगर हम मान लीजिए लिखते हैं, अगर मैंने लिखा क लिखा, हमने ट लिखा, हमने प लिखा, हमने म लिखा, जो भी आप वर्ण लिखना चाहें वो वर्ण आपने लिखा। अब इस वर्ण का अर्थ ये हुआ, ये जो क है, इस क में यह क धन अ छिपा हुआ है, यानी क धन अ से मिलकर के क्या बना है? क बना है। ट किससे मिलकर बना है? ट धन अ से मिलकर के यह क्या बना है? ट बना है। इसी प्रकार से प धन अ मिलकर के क्या बना है? प बना है। और म धन अ मिलकर के क्या बना है? म बना है। यहाँ देखिए प्रत्येक व्यंजन किससे मिलकर बना है? स्वरों से मिलकर बना है, यानी इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही हो रहा है। तो अगर किसी भी व्यंजन में से हम स्वर को हटा देते हैं, मान लीजिए कि अगर ये व्यंजन है और इसमें से स्वर को हटा देते हैं, यानी इतने को हम गायब कर दें, ये हमारा क्या हो जाए? हट जाता है। तो अब क्या जो बचता है? जो बचेगा वही हमारा क्या होगा? व्यंजन होगा। तो यानी ये जो बचा, यह किस रूप में बचा है? आधे के रूप में बचा है। यह क्या है? आधा अर्थ दे रहा है। जैसे अब यहाँ इस क का अर्थ क्या हुआ? जैसे आपने लिखा पक्व लिखा, क्या लिखा? पक्व लिखा। अब यहाँ पर जब आपने पक्व लिखा तो यह क्या है? आधा है, यानी यह आधा यह शो कर रहा है कि हमारे अंतर्गत जो यह स्वर नहीं है, यानी यहाँ पर क्या है? स्वर नहीं है। यही तो बात कह रहा है। यानी किसी भी व्यंजन में से अगर हम स्वर को हटा देते हैं तो वह व्यंजन
अपना पूर्ण अर्थ न देकर अपना आधा अर्थ ही देता है। तो यानी जो भी व्यंजन होते हैं वह स्वरों के अधीन होते हैं, उनका उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है, और जब वह स्वर नहीं रहते हैं तो अपना अर्ध अर्थ ही देते हैं। अब इन्हीं व्यंजनों को हमने विभाजित किया है, यानी आइए इस व्यंजन को एक विभाजन के रूप में देखते हैं कि व्यंजन कैसे विभाजित हुए हैं और यह किन किन रूपों में विभाजित हुआ है। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखा जाए हम यहां पर पाते हैं कि जो हमारे ये व्यंजन होते हैं, व्यंजन है, इस व्यंजन का विभाजन हुआ कितने रूपों में हुआ। पहला जो विभाजन हुआ वह स्पर्श व्यंजन के रूप में होता है। किस व्यंजन के रूप में? स्पर्श व्यंजन के रूप में होता है। अब इस स्पर्श व्यंजन को हम किस वर्ग में विभाजित करते हैं? तो स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में हम विभाजित करते हैं। ठीक है, तो पहला जो वर्ग होता है ये क वर्ग, इसके बाद च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग, यानी ये जो है 5 वर्ग में विभाजित होता है। तो 5 वर्ग में विभाजित होने के कारण स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? वर्गीय व्यंजन, यानी वर्गों में विभाजित होने के कारण इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ पर अब हर एक वर्ग के अंतर्गत वर्ण होते हैं। जैसे क अगर वर्ग है तो क वर्ग के अंतर्गत यह क, ख, ग, घ, अंग, यानी ये क्या हैं? 5 वर्ण आते हैं, और इनका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? कंठ है। यानी इनका जो उच्चरित होने वाला स्थान होता है वह क्या होता है? कंठ होता है। यानी हम जो है इसका उच्चारण कंठ से यानी गले से करते हैं। ये जो हमारा गला है, आप बोल करके देखिएगा तो क, ख, ग, घ, ग, ये जो उच्चारण होगा यह कंठ से होने वाला होता है। दूसरे हम वर्ग पर आते हैं, च वर्ग पर आते हैं। तो ये जो च वर्ग है, च वर्ग का जो उच्चारण होता है वह किस से होता है? तालव्य से होता है। तालव्य मतलब होता है तालु, यानी जीभ जो है ऊपर वाले तालु से आपको स्पर्श करती है और तब वर्णों का उच्चारण होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। आप च बोल करके देखेंगे, छ बोल करके, ज बोल करके, झ बोल करके, इय बोल करके, तो आपका जो जीभ है ऊपर वाले तालु से स्पर्श करेगा, तभी यह जाकर के वर्ण का उच्चारण होगा। इसके अतिरिक्त यानी ये क्या हो गया? तालव्य हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त ट वर्ग पर हम आते हैं। ट वर्ग में जो है यह, इसमें भी 5 वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसे हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य कहा जाता है। तो मूर्धन्य क्यों कहा जाता है? यानी इसमें जो है हम जब जो आपका जो मुख है उस मुख में एक उठा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग से पीछे की तरफ एक गहरा भाग है, तो उस गहरे भाग को ही हम मूर्धा भाग कहते हैं। अब जब जीभ आपकी यानी जो जिह्वा है, यह जिह्वा मुड़ करके उस मूर्धा भाग को स्पर्श करती है और वर्ण का जो उच्चारण होता है उसे हम मूर्धन्य के नाम से जानते हैं या मूर्धा के नाम से भी जानते हैं। तो आप जब बोलेंगे ट बोलेंगे, आप बोल करके देखिए, ट बोल कर देखिए, ठ बोल कर देखिए, ड बोल करके देखिए, तो यह जो जीभ है यह क्या होती है? पलट जाती है, उल्टी हो जाती है और उस मूर्धा भाग को स्पर्श करती है।
तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य के नाम से जानते हैं, यानी ये आपका मूर्धन्य हो गया। इसके बाद तौ वर्ग पर आते हैं। तौ वर्ग में क्या होता है, इसमें भी 5 वर्ण होते हैं, यानी इसे हम किस नाम से जानते हैं, दंत के नाम से जानते हैं। दंत के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि जो जिह्वा है वह जिह्वा जब ऊपर वाले दांतों से स्पर्श करती है तब वर्ण का उच्चारण होता है, तो उसे हम दंत के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम त वर्ग को दंत के नाम से जानते हैं, जिसमें त थ द ध न को शामिल किया जाता है। इसके बाद प वर्ग होते हैं। प वर्ग को हम ओष्ठ के नाम से जानते हैं। इसका एक नाम ओष्ठ भी होता है, एक नाम द्वय ओष्ठ भी होता है, द्वयोष्ठ होता है, यानी इसको हम ओष्ठ या द्वयोष्ठ के नाम से जानते हैं। द्वयोष्ठ का मतलब होता है दोनों ओठ। जब दोनों ओठ आपस में मिलते हैं और वर्ण का उच्चारण होता है तो उसे हम द्वयोष्ठ या ओष्ठ के नाम से जानते हैं। इसमें जो होता है 5 वर्ग, इसमें भी 5 वर्ण प, फ, ब, भ, म। आप बोलेंगे प बोलेंगे, फ बोलेंगे, तो ये क्या होता है, दोनों स्पर्श हो जाते हैं, यानी दोनों जो ओष्ठ हैं वह स्पर्श हो जाते हैं, तब इसका उच्चारण होता है, तो इसे हम ओष्ठ या द्वयोष्ठ के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या रहा, व्यंजन का जो विभाजन है वह स्पर्श व्यंजन का विभाजन है। स्पर्श व्यंजन को हम एक नाम और वर्गों में विभाजित होने के कारण वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब चूंकि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5 वर्ण होते हैं, और यह 1 2 3 4 5 इसके हैं खाने हैं, तो यानी 5 5 25 वर्गीय व्यंजनों की संख्या या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इसके अतिरिक्त यानी 25 के अतिरिक्त अगर हम देखें तो आगे अगर चलें, स्पर्श व्यंजन के बाद जो विभाजन होता है वह विभाजन हुआ अंतस्थ व्यंजन का। कौन सा विभाजन हुआ, अंतस्थ व्यंजन का विभाजन होता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतः अस्त है, अंतस्थ व्यंजन ऐसा व्यंजन जो सभी स्थानों से स्पर्श व्यंजन जो स्पर्श करता है, पूर्ण स्पर्श करता है। अंतस्थ व्यंजन जो है पूर्ण स्पर्श न करके आधा स्पर्श ही, भिन्न भिन्न स्थानों को आधा स्पर्श ही करे और वर्ण का उच्चारण हो, तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इसमें जो है, चूंकि हम जब भी बोलते हैं, अगर य बोलते हैं तो य को उच्चारण जो स्थान है वह तालव्य होता है। तो यहाँ पर ये देखिए तालव्य यानी तालु होता है, तो तालु पूर्णतः जिह्वा तालु पर स्पर्श नहीं करती है, बल्कि जो है कुछ भाग ही यानी आधा ही स्पर्श करती है, तो इसका उच्चारण होता है। इसलिए इसे अर्ध यानी आधा स्पर्श होने के कारण, र को आधा मूर्धा होने के कारण, ल को आधा दंत होने के कारण, व को आधा ओष्ठ होने के कारण, इन चारों वर्णों को यानी अंतस्थ व्यंजन को, यह जो य र ल व है, इन चारों वर्णों को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर जो है यह क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, इसे हम किस नाम से, अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हम ऊष्म व्यंजन पर आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन में देखते हैं कि इसमें कौन से होते हैं। यानी अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर, ये हमारे 4 अर्धस्वर होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि कौन से अर्धस्वर हैं। उस ऑप्शन में य और व ही अर्धस्वर था,
इसलिए य और व को हम क्या मानते हैं, अर्धस्वर मानते हैं। लेकिन जब ये ऑप्शन आ जाएगा तो उस दिन य व को नहीं माने, बल्कि य र ल व को अर्धस्वर माना जाता है। तो ये चारों वर्ण को हम अर्धस्वर मानते हैं, न कि य और व को ही केवल अर्धस्वर मानते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो व्यंजन का विभाजन होता है वह ऊष्म व्यंजन होता है। तो ऊष्म व्यंजन में ऊष्म मतलब क्या होती है, ऊष्म मतलब गर्मी, यानी उष्मा। उष्मा मतलब क्या होती है, गर्मी होती है। यानी इसका तात्पर्य ये है कि वर्ण का जब उच्चारण होता है तो उसमें हवा में क्या होती है, गर्माहट आ जाती है, हवा गर्म हो जाती है और वर्ण का उच्चारण होता है तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर आप जब ऊष्म व्यंजन यानी ये श है, इसे हम, कुछ लोग इसे बड़ा स भी कहते हैं, कुछ लोग इसको जो है पेटफरुआ स इस प्रकार से नाम देते हैं, या खटकोण वाला स कहते हैं, इसे छोटा सा कहते हैं। यानी भिन्न भिन्न स्थानों पर, लोकल स्तर पर यानी बोलियों के स्तर पर इसका भिन्न भिन्न अपने अपने आधार पर लोग पहचानने का तरीका निकाले हैं कि क्या हम बोलें तो वो जानेंगे कि ये कौन सा स होगा। लेकिन अब उस तरीके को छोड़ करके आप अगर एक व्याकरणिक तरीका अगर बोलते हैं तो आपके प्रश्न भी अच्छे होंगे, प्रश्न भी सही होंगे और अच्छा ज्ञान भी होगा। तो यहाँ पर इस स को हम किस स के नाम से जानते हैं, इसको हम तालव्य के नाम से जानते हैं। कौन सा स है, यह तालव्य स है। ये कौन सा स है, यह जो है मूर्धन्य स है। ये कौन सा स है, मूर्धन्य स है। और यह कौन सा स है, यह दंत्य स है। ठीक है, यानी ये तीनों जो श हैं, श श श, ये तालव्य श, ये मूर्धन्य श और ये दंत श और ये ह, ये जो है इनका उच्चारण आप श बोलते हैं, स बोलते हैं, स बोलते हैं, तो आप ये देखिए कि हवा क्या है, अन्य वर्णों की अपेक्षा थोड़ी सी गर्म हो जाती है। इसलिए और यह बड़े संघर्ष से के साथ निकल रहे हैं, यानी अन्य वर्णों के तुलना में इसमें बोलने में थोड़ा सा संघर्ष हो रहा है, इसलिए इसे हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किस व्यंजन के नाम से, संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। संघर्ष होने के कारण इसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये तो हमारे रहे अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजनों पर आते हैं। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो संयुक्त व्यंजन में छ आते हैं, त्र आते हैं, ज्ञ आते हैं और स्र आते हैं। ये क्या है, हमारा संयुक्त व्यंजन है। अगला इसका जो व्यंजन का विभाजन है, यहाँ पर ये देख लीजिए कि अब छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये चार वर्ण, स्र को बाद में हालांकि जोड़ा गया, तो ये चार वर्ण हमारे क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये छ है तो छ का निर्माण किससे होता है, तो छ का निर्माण जो हुआ है वह हुआ है क से हुआ है। किससे हुआ है, क धन स से हुआ है। यानी इस छ का जो निर्माण हुआ है वह क धन स से हुआ है। इनसे मिलकर के किसका, छ का निर्माण हुआ। ठीक है, त्र का जो निर्माण हुआ है वह त धन र से हुआ है। त धन र मिलकर के त्र का निर्माण हुआ है। ज्ञ का जो निर्माण हुआ है वह ज धन इ से होता है और स्र का निर्माण श धन र से होता है। ये चार जो वर्ण हैं यह संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी दो व्यंजनों को मिलाकर के एक नए व्यंजन का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
संस्कृत में है ये ज्यों बोला जाता है, ज्यों नहीं बोला जाता। संस्कृत में ज्यों होता है, ज्यों का उच्चारण नहीं होता है। जैसे वहाँ आपको यज्ञ नहीं बोला जाएगा, यज्ञ बोला जाएगा, यजमान बोला जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि यह ज्यों का उच्चारण नहीं होता है। तो यहाँ पर ज्यों ज्यों है, तो ज्यों धन इयों से मिलकर के किसका बना है, ज्यों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर ये हम देखते हैं कि क्या वर्णों में, यानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यंजन कुल कितने होते हैं, कुल व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन मुख्यतः जो है, यानी मूलतः कितने होते हैं, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे, आप ये देखेंगे कि मैंने आपको इसके पहले दिखाया था 25, आपको मैंने दिखाया था स्पर्श व्यंजन में। यहाँ मैंने बताया था 5 गुणे 5 स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, यानी 25 इसको ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 25 हमारे क्या हो जाते हैं, स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। 25 हमारे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए। 4 हमारे क्या हो गए, यह अंतस्थ व्यंजन हो गए। 4 हमारे क्या हो गए, उष्ण व्यंजन हो गए। 5 4 9 4 13 को 3 हासिल, 1 2 1 3। यह व्यंजन कितने हो गए, 33 हो गए। यानी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। और ये जो संयुक्त व्यंजन हैं, यह व्यंजनों में काउंट नहीं होते हैं। काउंट क्यों नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं कि यहाँ पर जो ये क है और ये जो श है, ये त र ज इ स र, ये सभी देखिए क्या है, इसका रिपीटिशन है। यानी ऑलरेडी क पहले आ चुका है, स पहले आ चुका है, तो पहले आ चुका है, र पहले आ चुका है, ज आ चुका है, इ आ चुका है, स आ चुका है, र आ चुका है। ये ऑलरेडी पहले से ही आ चुके हैं। तो अगर पहले आ चुके हैं और दूसरी बार उसको हम काउंट करते हैं, तो वर्णमाला क्या होगी, काउंट में, यानी व्यंजनों के काउंट में फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको काउंट नहीं करते हैं, व्यंजनों में काउंट नहीं करते हैं। चूंकि ये दोनों मिल करके एक वर्ण बना दे रहे हैं, ये 6 बना दे रहे हैं, इसलिए इनको हम वर्णों में काउंट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, वर्ण में काउंट करेंगे, लेकिन इसको व्यंजनों में हम काउंट नहीं करेंगे, व्यंजनों में हम गिनती नहीं करेंगे। तो अगर ये पूछा जाए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ये क्लियर हो रहिएगा। अब वर्णों की संख्या पूछी जाए तो बात अलग है। अब वर्णों की संख्या भी हम बात कर लेते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब 4 जो है ये हमारे क्या हो जाते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन भी इसमें जोड़ दीजिए। अब मैं वर्ण काउंट कर रहा हूँ। इसके बाद उत्सृप व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं, ये ड़ और ढ 2 शामिल किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों हम ये काम करते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्सृप व्यंजन के अंतर्गत हम क्या ड़ और ढ को शामिल करते हैं। तो ड़ ढ को हम शामिल जब कर रहे हैं, तो यहां पर ये देखिए कि यहाँ पर ड़ और ढ, यानी ड के नीचे जो हम पढ़े हुए हैं, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो ड है, ड के नीचे हम बिंदु लगा दिए हैं, और यहाँ पर ड़ के नीचे क्या कर दिए हैं, बिंदु लगा दिए हैं। यानी इन्हीं दोनों वर्णों के अंतर नीचे हम क्या लगा दिए, बिंदु लगा दिए हैं। तो ये दोनों वर्ण के साथ साथ 2 वर्ण और हमको मिल गए हैं, ड़ और ढ मिल गए हैं। क्यों मिले हैं, ये अलग से बाद में दोनों जुड़े गए हैं, इसलिए इसे हम एक नाम देते हैं, द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किस व्यंजन के नाम से जानते हैं, द्विगुण व्यंजन के नाम से इसको हम जानते हैं।
तो यहाँ पर इन दो वर्ण को बाद में हम शामिल करते हैं। शामिल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो भाषा शब्दावली है वह भाषा शब्दावली क्या हो, उन्नत हो। वह भाषा शब्दावली जो है अपने आप में एक शब्दों को बोलने के लिए धारित करने की क्षमता वह रखे, यानी इसलिए इनका हम क्या करते हैं, निर्माण किए हैं, यानी हमारे विद्वानों ने इसको लाया है। जैसे अगर मान लीजिए आपको सड़क लिखना रहता, अगर ये वर्ण नहीं रहता तो हम कैसे लिख पाते, नहीं लिख पाते। अगर हमको पढ़ना लिख रहता तो पढ़ना हम नहीं लिख पाते, बल्कि अगर वर्णमाला के हिसाब से चलें तो पढ़ना हम बोलते, सड़क बोलते, पढ़ाई नहीं बोलते, पढ़ाई बोलते। तो क्या है, बहुत सारे ऐसे शब्दों का निर्माण इन दो वर्णों से हुआ है, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन उत्क्षिप्त बाद में लाया गया है, उत्सृप या उत्सृप बाद में लाया गया है, इसलिए इसे उत्क्षिप्त या उत्सृप के नाम से भी जानते हैं। यानी ये दो वर्ण और आकर के आपको मिल जाते हैं। तो ये आपके पूरे क्या होते हैं, वर्णमाला हमारे कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि कितने कुल टोटल होते हैं, यानी कुल वर्ण कितने होते हैं। तो अगर हम वर्णों पर बात करें तो देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण इसमें होते हैं। तो पहली चीज हम काउंट करते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं, स्वरों की संख्या कितनी, 11। इसके अतिरिक्त दो मैंने आपको बताया है, अयोग वाह बताया है, ठीक है, अयोग वाह बताया है। इसे अयोग वाह को ही स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहा जाता है। 25 आपका मैंने बताया स्पर्श व्यंजन बताया। 4 आपका अंतस्थ बताया, ठीक है। इसके अलावा 4 मैंने उष्म बताया और 4 मैंने संयुक्त बताया और 2 हमने द्विगुण बताया। ये जो है हमने आपको बताया और इसी को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 3 5 8 8 4 12 4 16 4 20 2 22 को 2 हासिल 2 2 1 3 2 5, यानी टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। जब ये पूछा जाए कि वर्ण कितने होते हैं तो कितने होते हैं, 52 होते हैं। जबकि केवल स्वर कितने होते हैं तो स्वर जो होते हैं वह 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं तो इस 25 और इसको हम केवल जोड़ते हैं, यानी ये हो गए 33 हो गए, 11 हमारे स्वर हो गए, यानी तब इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। व्यंजनों की संख्या 33 और स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ये हमारे ऐसे रहे कुछ ऐसी इन पर जो जानकारी हमको होनी चाहिए, आवश्यक है इनकी जानकारी होना। तो ये बेस रहे वर्णमाला का, ये हमारा क्या रहा, बेस रहा। अब इनके अलग अलग भी नाम भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, या कुछ ऐसे शब्दावलियाँ वर्णमाला की शब्दावली है जिनको आपसे पूछी जाती है। तो कुछ उन शब्दावलियों पर हम बात करते हैं। तो हम कुछ इस वर्णमाला से रिलेटेड जो है कुछ शब्दावलियों पर हम बात करते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण शब्दावली को हम लेते हैं, वह होता है पंचम वर्ण, यानी जिसे कहते हैं पंचम वर्ण कहते हैं, या इसको हम जो है पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो होता है पंचम वर्ण जो होता है, या जो ये पंचमाक्षर होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत काम का होता है। यहाँ पर देखिए कि जो ये पंचम वर्ण है इसके अंतर्गत शामिल कौन होते हैं, इसको हम देखते हैं। तो जो शामिल होने वाले हैं वर्ण हैं वो प्रत्येक वर्ग का 5वां
वर्ण होता है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये पाएंगे, ये जो है क वर्ग है, तो क वर्ग का 5वां अक्षर, यानी अगर ये 1 2 3 4, ये क्या हो गया 5वां, यानी अंग क्या हो गया 5वां हो गया। इसके बाद जो है इय क्या हो गया च वर्ग का 5वां, ड़ क्या हो गया च वर्ग का 5वां। यानी यहाँ पर आप जो है आप पाएंगे ड़ वर्ग का 5वां, त वर्ग का 5वां और न वर्ग का 5वां। तो अंग, इय, ड़, न और म, ये 5 वर्ण जो होते हैं इसे हम पंचम वर्ण कहते हैं, या इसे ही हम पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं। तो अब ये करता क्या है, ये जो पंचमाक्षर होता है ये करता क्या है, यह लेखन की परंपराओं में यानी तत्सम लेखन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी तत्सम लेखन को ये क्या करता है, बताता है कि लिखा कैसे जाए, इस पर यह बात करता है। तो ये आइए इसको हम देखते हैं कि ये जो है 5 वर्ण है, यानी अंग, इय, ड़, न, म, अंग, इय, ड़, न और म, ये जो 5 वर्ण है इससे लेखन की परंपरा कैसे होती है। तो अगर मान लीजिए कि कोई शब्द लिखा गया है, जैसे अगर शब्द लिखा गया, हमने आप आए दिन आप लिखते होंगे, एक शब्द लिखते होंगे, दिनांक लिखते होंगे, आपने शब्द लिखे होंगे, दिनांक लिखे होंगे, ऐसा लिखे होंगे। कहीं कहीं आप जो है ऐसा भी दिनांक पाए होंगे, दिनांक ऐसा भी आप लिखा हुआ पाए होंगे या लिखते भी होंगे। कभी कभी आप जो है कंपन ऐसे लिखते हैं, कंपन ऐसे लिखते हैं, और कभी कभी कंपन ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमने हिंदी लिखा, हिंदी लिखा, बहुत स्थानों पर आप हिंदी ऐसे भी लिखते हुए पा जाएंगे लोगों को, और किसी किसी को ऐसे हिंदी लिखते हुए पाएंगे, और अपने आप में होता है कि हम बड़े विद्वान, हम बड़े विद्वान, ऐसा होता है। लिखने में देखते हैं, अगर मान लीजिए हमने लिखा अखंड लिखा, और अखंड हमने ऐसे लिख दिया, और कहीं कहीं अखंड आप क्या पाते हैं, ऐसे पाते हैं। ठीक है, ऐसे आप पा जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए कि अखंड, अगर मान लीजिए अन्य कोई भी शब्द आप लिखते हैं, ठीक है, आप व्यंजन लिखते हैं, आप व्यंजन लिखते हैं, तो आप व्यंजन ऐसे भी लिखते हैं, और व्यंजन जो है ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, अब ये बात होती है कि ये लिख तो हैं, लिखे तो हैं, लेकिन ये कैसे हम लिख रहे हैं कि एक ही हम बिंदु लगा रहे हैं, यहाँ पर यही बिंदु, यहाँ पर यही बिंदु, यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन इसका अलग, कहीं पर यंग दे रहा है, कहीं पर म दे रहा है, कहीं पर न दे रहा है, कहीं पर ड़ दे रहा है, कहीं पर इ दे रहा है। ये कैसे हो रहा है, और हो रहा है तो हम कैसे जानेंगे कि यह ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आएगा, हिंदी हम लिखेंगे तो यहाँ पर न आएगा, लेकिन कंपन लिखें तो यहाँ म आएगा। मैं कैसे जानूँ, आप कैसे जाने कि यह कैसे लिखा गया है। तो इसी को हम लोग जानते हैं कि कैसे ये लिखा जाता है, तत्सम लेखन में कैसे यह लिखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो हमने, जैसे आपने दिनांक लिखा है, तो आप ये देखिए कि पहली चीज, जहां पर बिंदु लगा रहे, यानी दी पर दी लिखे हैं और नौ लिखे हैं, नौ पर क्या लगा है, बिंदु लगा है। ठीक है, अब इस बिंदु के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, इसका पंचमाक्षर लगाएंगे। आप पुनः एक बार इसको समझिए, ये जो है
जैसे ये जो पंचम वर्ण है यह क का भी पंचमाक्षर है। क्या है? क का भी क्या है? यह पंचमाक्षर है। ख का भी है, ग का भी है, घ का भी है और अंग का भी है। यानी इस वर्ग का ये पंचमाक्षर है, क वर्ग का पंचमाक्षर है, न कि केवल क का है। ये ख का भी है, ग का भी है, घ का भी है, च का इ है, छ का भी इ है, ज का भी इ है, झ का भी इ का भी इ है। यानी इस च वर्ग का ये पंचमाक्षर है। ट वर्ग का ये पंचमाक्षर ड़ है, त वर्ग का ये पंचमाक्षर न है, प वर्ग का ये पंचमाक्षर म है, फ भी होगा, ब भी होगा, भ भी होगा, म भी होगा। यानी ये इस वर्ग का है, न कि केवल इस वर्ग का है, न कि केवल प का है। तो ये प वर्ग का पंचमाक्षर ये म है, त वर्ग का न है। तो प्रत्येक वर्ग का अपना अपना पंचमाक्षर होता है, यानी इसको इस रूप में हम जानते हैं। तो अब यहाँ जब हम लिखते हैं तो इस लेखन में देखते हैं कि दी के बाद क्या आया? दी के बाद न आया, न के बाद क्या लगा है? बिंदु लगा है, और बिंदु के बाद क्या है? क है। तो जहां पर बिंदु लगा हो उसके बाद वाला आप वर्ण देख लीजिए किसका, किस वर्ग का है, और जिस वर्ग का वर्ण हो उसी वर्ग का पंचमाक्षर लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या है? क है, और क का पंचमाक्षर क्या आएगा? अंग आएगा। क्या? अंग। लेकिन अंग कैसा आएगा? आधा आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अनुस्वार है ना, ये अनुस्वार आधा ही होता है, पूरा नहीं होता है। इसलिए इसके स्थान पर जो भी लिखा जाएगा, जो वर्ण लिखा जाएगा, वह आधा ही लिखा जाएगा, पूरा नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अब यह आधा है, इसके नीचे हलंत लगाइए और ये क को आप क्या कर दीजिए? पूरा कर दिए, और ये क्या बन गया? दिनांक हो गया। लेकिन होता क्या है कि आपकी आंखें ऐसी नहीं देखी हैं, न पढ़ी हैं, इसलिए आप क्या करते हैं? इसको गलत मानते हैं। इसलिए आधा ही है और इसी के नीचे हम पूरा क बना देते हैं। यह लेखन की परंपरा हो जाती है और ये क्या हो जाते हैं? दिनांक हो जाते हैं, जो आप ऐसा लिखा हुआ पाते हैं। तो ये मत जानिएगा कि यह गलत है, यह भी गलत ही है। जितना यह सही है उतना यह भी सही है, और उतना यह भी सही है। तो सही के स्तर पर यह सब सही है, इसमें गलत नहीं है। तत्सम लेखन की परंपरा अलग अलग है, इसलिए इन परंपराओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। श्याम सुंदर दास इन पंचम वर्णों के स्थान पर हमको अनुस्वार के प्रयोग का विधान किए हैं कि हिंदी में क्या हो? अनुस्वार का प्रयोग हो, न कि पंचम वर्ण का प्रयोग हो। तो हम पंचम वर्ण का प्रयोग न करके, पंचमाक्षर का प्रयोग न करके हम अनुस्वार का ही प्रयोग कर देते हैं, और ये मान लेते हैं कि यह जो है इसका अर्थ यही होगा। लेकिन स्पष्टता क्या है? इस पंचम वर्ण में होता है। फिलहाल आप जो भी लिखिए वो सही होता है। जैसे हमने कंपन लिखा, तो अब आपने कंपन लिखा, तो आप ये देखिए कि क है, क पर ही बिंदु लग गया। इसके बाद क्या है? प है, प का पंचमाक्षर क्या होगा? आधा म, प फ ब भ म। उसके बाद प और न, कंपन आपने लिख दिया। इसी प्रकार से क्या है? हिंदी है, तो हिंदी हमने देखिए, हिंदी। अब यहाँ पर देखिए हिंदी लिखे हैं, तो हिंदी में क्या है? ही के ऊपर बिंदु है, यही तो है, ही के ऊपर क्या है? बिंदु है। इसके बाद क्या है? द है, द का पंचमाक्षर क्या होगा? आधा न होगा, चूंकि इस बिंदु के स्थान पर लिख रहे हैं, और हमने क्या लिख दिया? हिंदी लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अखंड लिख रहे हैं, ख के ऊपर क्या है? बिंदु है, ये ड है, ड का पंचमाक्षर क्या होगा? ट ठ ड ढ ड़, यानी आधा ड़ होगा, और हम क्या लिख देंगे? अखंड लिख देंगे। हमने व्यंजन लिखा, व्य के ऊपर बिंदी है, य के, इसके बाद ज है, तो ज का पंचमाक्षर क्या होगा? ज, च छ ज झ, इ आधा इ होगा, इसलिए इस बिंदु के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? इ लिख दिया, और ये हमारा हो गया व्यंजन हो गया। तो इस स्तरों पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
यह पंचम वर्ण क्या करते हैं, लेखन की परंपराओं को क्या करते हैं, बताते हैं कि हमारा तत्सम लेखन कैसा हो, हमारा तत्सम लेखन ऐसा होना चाहिए। लेकिन इन पंचम वर्ण के बाद, यानी ये नहीं है अगर मान लीजिए जिसका पंचम वर्ण न हो वो क्या करें भाई, अगर जैसे हमने कहा कि चलिए ठीक है, यहाँ पर तो समझ में आ जा रहा है कि भाई इसके पंचम वर्ण हैं, ये 5 वर्ण हैं, तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ जा रहा है कि हम पंचमाक्षर लगा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, इसके तो पंचमाक्षर नहीं है, इसके तो पंचमाक्षर नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब वहाँ हम क्या लगाएंगे, तो वहाँ पर ये विधान बताया गया है कि वहाँ पर हम अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ पर जो होगा वह हम अनुस्वार के, जैसे अगर हमने लिखा संयम लिखा, ठीक है, संयम लिखा, हमने हंस लिखा, हंस लिखा। अब यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, स के बाद य है, तो य का पंचमाक्षर नहीं होगा, य का पंचमाक्षर नहीं होगा। तो जब य का पंचमाक्षर नहीं होगा तो इसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, बिंदु लगा देंगे, ठीक है। यानी जहाँ पर पंचमाक्षर न हो वहाँ पर हम जो है बिंदु का प्रयोग करते हैं, यानी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर अगर हम पंचमाक्षर का प्रयोग किए तो वह सर्वथा गलत माना जाएगा, यानी हिंदी में वह सही नहीं होगा। अगर मान लीजिए हंस लिखे तो ये ह के बाद क्या आ रहा है, स आ रहा है, तो स का चूंकि पंचमाक्षर नहीं होता है इसलिए हंस ऐसा लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हंस हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए आप संवाद लिखते हैं, आपने संवाद लिखा और संवाद आप अगर ऐसे, चूंकि व आ गया, आप संवाद कहीं अगर ऐसे लिख देते हैं, संवाद अगर ऐसे लिख देते हैं तो यह क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, क्योंकि व का कोई पंचमाक्षर नहीं होता, व का कोई पंचम वर्ण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार ही उपयुक्त होता है और अनुस्वार ही लिखा जाना चाहिए और उसको हम सही मानेंगे। इसके अतिरिक्त आप संविधान लिखते हैं, संविधान लिखते हैं तो आप देखिए आप संविधान को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये नहीं है कि कहीं आप संविधान को आप ऐसे पाए होंगे, संविधान ऐसे अगर आप कहीं लिखा हुआ पाते हैं तो यह क्या होता है, वर्तनी की दृष्टि से यह गलत होता है। तो यहाँ पर जो होते हैं हम लिखने के तरीके के, लिखने पंचम वर्ण जो है, अनुस्वार जो है, यह लिखने के तरीकों को बताते हैं कि कैसे हम सही लेखन का काम करें। चाहे आप संस्कृत लिखते हों, संस्कृत लिखते हों, या संस्कार लिखते हों, संस्कार लिखते हों, या आप संसद लिखते हों, जो आप शब्द लिखना चाहिए वह शब्द आप लिख सकते हैं और इसको सही माना जाएगा। तो पंचम वर्ण जो होते हैं यह क्या करते हैं, लिखने के तरीकों को बताते हैं कि कौन सा सही तरीका है या कैसे हम लिखें तो यह सही माना जाएगा। तो पंचमाक्षर के माध्यम से हमने ये जाना कि लिखें कैसे और इसको सही तरीके से हम कैसे जानकारी अर्जित करें। तो ये हमारा रहा पंचमाक्षर यानी वर्णमाला की एक महत्वपूर्ण शब्दावली, पंचम वर्ण या पंचमाक्षर। तो ये अब आगे जो है इसके कुछ और शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों पर हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी उन शब्दावलियों को देखेंगे कि किसका क्या मतलब होता है या किस शब्दावली के कौन कौन से अर्थ होते हैं और जो हमसे पूछे जाते हैं वह कौन सी शब्दावली पूछी जाती है। आगे जो है हम नेक्स्ट शब्दावलियों पर, यानी जो भिन्न भिन्न शब्दावलियाँ हो उस पर अगले क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।